कपास, व्हाइट गोल्ड या कॉटन, ये वो नाम है जिसने क्लोथिंग से लेकर फिशिंग तक कई इंडस्ट्रीज में अपनी दाग जमाई हुई है। और आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि हमारे देश के पास पूरी दुनिया के मुकाबले 37% कॉटन कल्टीवेशन एरिया है, जो कि लार्जेस्ट माना जाता है। साथ ही हमारा देश 22% के साथ पूरी दुनिया में कॉटन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है। अब इतनी बातें जानने के बाद आपके मन में एक सवाल आ ही चुका होगा कि आखिर कॉटन आता कहाँ से है, और अगर इसकी खेती होती है तो वो कैसे होती है। आज हम आपको कॉटन के इसी पहलू के बारे में बताने जा रहे हैं, तो ज्यादा वक्त न गंवाते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप यही बात समझ लीजिए कि कॉटन फार्मिंग के लिए हमारे देश में सबसे परफेक्ट टाइम कौन सा समझा जाता है। तो इसके लिए एक साफ, गर्म और ड्राई क्लाइमेट सबसे ऑप्टिमम माना जाता है। इसी वजह से हमारे देश में मार्च से मई के महीने के दौरान कॉटन के बीज बोए जाते हैं। बता दें कि कॉटन की फार्मिंग आसान काम नहीं है। ये एक ऐसा क्रॉप है जिसको हार्वेस्ट होने में कम से कम 6 से 8 महीने का समय लगता है। इसी टाइम फ्रेम में किसान को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और इसी के साथ उतना ही ध्यान भी रखना पड़ता है, क्योंकि एक भी चूक उनकी पूरी फसल को खराब कर सकती है। अब इसी के साथ हम शुरू करते हैं कॉटन की खेती का प्रोसीजर। सबसे पहले तो इसके लिए खेत की अच्छे से जुताई करवाई जाती है। उसके बाद उस एरिया को ऐसे छोड़ दिया जाता है। अब अगले स्टेप में उस एरिया में गोबर की खाद डालकर 2 से 3 बार फिर से जुताई करवाई जाती है, जिसकी वजह से गोबर और खाद मिट्टी में अच्छे से मिल जाएंगे। अब मिट्टी की बात निकली है तो हम आपको बता देते हैं कि कॉटन की खेती के लिए सही मिट्टी का सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से कॉटन के लिए काली मिट्टी या फिर ऐसी मिट्टी चुनी जाती है जो अच्छी तरह से वाटर विड्रॉल कर सके। अब अगले स्टेप पर आए तो मिट्टी को गोबर से अच्छी तरह मिलाने के बाद खेत में पानी डाला जाता है। जब पानी पूरी तरह से सूख जाता है उसके बाद खेत की फिर से जुताई की जाती है। ऐसा करने से खेत में लगने वाले सभी वीड निकल जाते हैं, और जुताई के बाद एक बार फिर से खेत में पानी डाला जाता है। अब जमीन के इवन हो जाने पर खेत में फर्टिलाइजर डालकर खेत की जुताई कर पाटा लगाकर दोबारा की जाती है। तो ये था कॉटन फार्मिंग का पहला दिन। अब हम बढ़ते हैं दूसरे दिन की ओर, जब खेतों में बीजों को लगा दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि खेत में कॉटन के बीज लगाने का काम शाम के वक्त सबसे सही होता है। इस बात पर काफी ध्यान दिया जाता है कि कपास के बीजों को खेत में लगाने से पहले उन्हें मेडिकेट किया जाए। इसकी वजह से बीजों में लगने वाले इंसेक्ट्स, डिजीजेस का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। इसके लिए कार्बोसल्फन और इमिडाक्लोप्रिड इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। इसके बाद ही बीज लगाए जाते हैं। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली होती है कि अगर ये बीज नेटिव यानी कि हमारे देश के किस्म के हों तो फिर इन्हें खेत में लगाते समय 2 लाइन के बीच 40 सेंटीमीटर का गैप दिया जाता है, ताकि ये दोनों पौधे अच्छी तरह से ग्रो हो सकें। वहीं अगर अमेरिकन किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया जाए तो इसमें 2 लाइंस के बीच 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी उसी वजह से रखी जाती है। आपको बता दें कि कॉटन लंबी दूरी तक फैलने वाले पौधे होते हैं, इसलिए 1 बीघा खेत में अक्सर 450 ग्राम बीज लगाए जाते हैं। इसी के साथ इन बीजों को लगाते समय एक और बात का खास ध्यान रखा जाता है कि इन्हें गलती से भी मिट्टी के ज्यादा अंदर न लगा दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो इसका नतीजा ये होता है कि इन्हें बाहर निकलने में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। खैर, समय के साथ साथ बीज बढ़ते चले जाते हैं, और अब हम उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जिसे आप कॉटन की खेती का अगला फेज भी कह सकते हैं। कपास की खेती में जब पौधों के फूल लगने वाले हों तो वीड पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उस समय कई तरह की वीड आ जाती है जिसमें कई प्रकार के इंसेक्ट जन्म लेते हैं। इन इंसेक्ट्स की वजह से पौधों में कई तरह की डिजीजेस पैदा होने लगती हैं, जिससे पूरा खेत खराब हो सकता है। इन सभी के बचाव के लिए वीड कंट्रोल पर ध्यान देना चाहिए। इसके लिए समय समय पर कपास के खेत में निकले हुए वीड को हटाते रहना चाहिए। खेत में बीज लगाने के 25 दिन के बाद से इस काम को शुरू कर देना चाहिए। इससे पौधों की ग्रोथ में किसी तरह की रुकावट नहीं आती है। चलिए एक छोटी सी जानकारी और देते हैं आपको। कॉटन की खेती करने के लिए खेत में लगभग 15 गाढ़ी गोबर के खाद को एरिया के हिसाब से डालना होता है। इसके बाद इस खाद को उस खेत में अच्छे से मिला दिया जाता है। जुताई के समय नाइट्रोजन और फास्फोरस की सफिशिएंट क्वांटिटी को वैरायटीज के अनुसार उस खेत में डाला जाता है। अगर बीज संकर बीटी कपास के हैं तो उसमें जिंक सल्फेट की सफिशिएंट क्वांटिटी को मिलाकर खेत में छिड़काव किया जाता है। वहीं अमेरिकन किस्म के कपास में फास्फोरस, डीएपी और सल्फर की सफिशिएंट क्वांटिटी का छिड़काव खेत में करने से अच्छा आउटपुट मिलता है। कपास की खेती की एक अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत ही कम पानी की जरूरत पड़ती है। अगर बारिश के मौसम में इसकी खेती की जाए तो इसे पहली सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है, और अगर खेती बारिश के मौसम में नहीं की गई है तो 45 दिन बाद सिंचाई की जाती है। क्योंकि कपास के पौधे ज्यादा धूप में अच्छे से ग्रो करते हैं, इसीलिए पहली सिंचाई करने के बाद जरूरत पड़ने पर इनकी दोबारा इरिगेशन करने की जरूरत पड़ती है।
पौधों में फूल लगने के वक्त खेत में नमी की ऑप्टिमम क्वांटिटी बनी रहनी चाहिए, जिससे पौधों के फूल झड़ते नहीं हैं। और तो और ज्यादा पानी भी नहीं देना चाहिए, इससे फूलों के खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। जब ये फूल से टिंडे बनने लगे तब खेत में 15 दिन के इंटरवल में पानी देते रहना चाहिए, जिससे टिंडे का आकार बड़ा होता रहता है और आउटपुट भी ज्यादा मिलता है। इन सभी फेजेस से गुजरने के बाद कॉटन हार्वेस्टिंग के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तो ये थी कॉटन की खेती के पीछे किसानों की छिपी हुई मेहनत। पर असल में इतनी मेहनत इनको इस फसल से बैक्टीरिया से बचाने के लिए भी करनी पड़ती है। अब हम आपको इन्हीं खतरों के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताते हैं। इस तरह का रोग नई पत्तियों पर देखने को मिलता है, जिसमें इंसेक्ट्स पत्तियों की निचली सतहों पर शिराओं के पास बैठकर रस चूसते रहते हैं, जिस वजह से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और कुछ समय बाद ये पत्तियां टूटकर नीचे गिर जाती हैं। इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL या मोनोक्रोटोफॉस 36 SL की उचित मात्रा में छिड़काव करने से इस रोग से बचाव किया जा सकता है। इस तरह से सफेद मक्खी इंसेक्ट्स में पत्तियों पर पाई जाती है। ये भी पत्तियों की निचली सतह पर बैठकर रस चूसती हैं। ये इंसेक्ट पत्तियों पर चिपचिपा सब्सटेंस छोड़ देती हैं, इससे भी पत्तियां सूख कर गिर जाती हैं। कुछ नई तरह की किस्में जिनमें रोग नहीं लगता है। बाकी किस्म के पौधों पर इस रोग से बचाव के लिए ट्राइजोफॉस 40 EC या मिथाइल डेमेटॉन 25 EC की सफिशिएंट क्वांटिटी में छिड़काव करना चाहिए। पाइट बीटल इस तरह का इंसेक्ट जब फूल टिंडे बनते हैं तब उनके ऊपर अटैक करता है, जिससे पौधे का ऊपरी भाग सूखने लगता है और टिंडे की पंखुड़ी पीली पड़ जाती है और टिंडे के अंदर का कपास खराब हो जाता है। इस इंसेक्ट से बचाव के लिए मोनोक्रोटोफॉस 36 SL, क्लोरपाइरिफॉस 20 EC, मिलाथियन 50 EC में से किसी एक दवा का छिड़काव ऑप्टिमम लेवल पर करना चाहिए। ऑयल पेस्ट डिसीज इस इंसेक्ट डिसीज की वजह से पत्तियों को ज्यादा हानि होती है। ये छोटे साइज का काले रंग का इंसेक्ट होता है। इस तरह के इंसेक्ट से प्रिवेंशन के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL या थायोमिथाक्लाजाम 25 WG नामक दवाई का छिड़काव करते रहना चाहिए। टोबैको ब्रेडेड पेस्ट डिसीज ये इंसेक्ट लंबे आकार का होता है, जो कि पत्तियों को खाकर उन्हें खराब कर देता है। इस इंसेक्ट से बचाव के लिए फ्लूबेंडियामाइड 480S, थायोडिकार्ब 75 SP और इमामेटिक्टिन बेंजोइट 5 SG दवा का छिड़काव करते रहना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ स्कॉर्च पेस्ट डिसीज बाकी इंसेक्ट डिसीज की तुलना में ये डिसीज सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। इस डिसीज के लग जाने पर टिंडे पर काले रंग के चित्ते बनने लगते हैं और टिंडा समय से पहले खिल जाता है, जिसकी वजह से उसका रेशा भी खराब हो जाता है। ये इंसेक्ट रोग कम समय में ही पौधे को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इस तरह के रोग से बचाव के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा का छिड़काव पौधों पर करना चाहिए। साथ ही बीज को बोते वक्त बोविस्टिन कवकनाशी दवा से उपचारित करना चाहिए। तो ये थी कॉटन की खेती से जुड़ी हर वो इन्फॉर्मेशन जो आपको जाननी चाहिए। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर का बटन दबाएं। बाकी जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।